गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। हम रेशियो एनालिसिस कर रहे थे। रेशियो एनालिसिस में जो हमने कल 2 रेशियो एनालिसिस किए थे उसको बहुत आसानी से अगर हमको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मुझे सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में अगर मान लीजिए आपको सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि सेल्स में से मान लीजिए 1 लाख की सेल है, उसमें से 20,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 80,000, है ना। अब मान लीजिए आपको सेल्स नहीं दी है, ठीक है। अब आपको सेल्स नहीं दी है, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी है, अब आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आप कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुख्य रूप से कॉस्ट ऑफ सेल्स होता क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को समझना बहुत आसान है कि जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं सेल्स के ऊपर या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में मानते हैं। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि नेट सेल्स क्या होती है? तो सेल्स दो प्रकार की होती है, कैश प्लस क्रेडिट, है ना। कैश प्लस क्रेडिट जो होती है वो आपकी सेल्स होती है, नेट सेल्स होती है। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट बच्चों कैसे निकलता है कि सेल्स में से माइनस करूं मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या माइनस करूंगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से मैं क्या करूं? टैक्स को माइनस कर दूं, इनकम टैक्स को या कोई भी टैक्स, तो मेरा क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या निकल आया? आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। अब आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो हम इसलिए निकालते हैं कि हमको
ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद हमको ये पता करना होता है कि हमने कितने एक्सपेंसेस किए, वो इन प्रोपोर्शन टू सेल्स क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो हमारा निकल आएगा। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं? अगेन बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट, जैसे वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, जो फैक्ट्री में लग रहे हैं ना, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है, क्लियर? ऑपरेटिंग, अब ऑपरेटिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन सेल्स। ये तो सिंपल है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ में आ गई आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, जैसे वेजेस दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, फ्यूल दिया, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके ऑपरेटिंग रेशियो होता है। अब अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दी है तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। अब ये तो अपन ने देख लिया था पिछली बार, मैंने जो स्लाइड में आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आपको नहीं दिया होगा तो आप कैसे निकालोगे, वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये निकल आएगा आपका। तो हमने तीनों रेशियो को देख लिया। तीनों रेशियो में क्या चीज बस डिफिकल्टी आएगी या एग्जाम में आपको घुमाया जाएगा कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाल के इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कर दो, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं? एक्सपेंस रेशियो ऑफिस में किए जाने वाले खर्चे होते हैं ऑफिस एक्सपेंस, है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें कौन से होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रेशियो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ठीक, वैसे ही आपके ये खर्चे खर्चे निकलेंगे। अब आता है आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम क्यों निकालते हैं, उसको निकालने का कारण क्या होता है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है कि मैं, अब हमको पढ़ाया था अकाउंट्स में, क्या हमने पढ़ा था कि हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, वो होती है कैपिटल, है ना। तो वो कैपिटल के ऊपर या पूंजी के ऊपर जो भी वो पूंजी लाया है, उसने खुद से लगाई है पूंजी, या उसने शेयर के माध्यम से या बॉन्ड्स के माध्यम से या डिवेंचर के माध्यम से वो कैपिटल लेकर आया है, तभी तो वो बिजनेस कर पाया। तो इसके ऊपर उसको क्या चाहिए होता है, रिटर्न।
है ना। इसके ऊपर उसको चाहिए होता है रिटर्न, तो रिटर्न हमारा उसको कैपिटल के ऊपर रिटर्न चाहिए होता है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर शेयर होल्डर फंड, अब इसको ये भी कहते हैं हम रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल। ये भी पूछा जाता है, बहुत आसान है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, तो नेट प्रॉफिट into 100 अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो नेट प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जब मेरा निकल आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकलेगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और जो भी शेयर होल्डर के फंड है, मतलब शेयर के माध्यम से जो भी मेरे पास फंड आया है उसको मैं शेयर होल्डर फंड बोलूंगा। उससे मैं उसको डिवाइड दे दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन, अब हमने उसी का एक्सटेंशन देखा कि रिटर्न ऑन कैपिटल, मेरी पूंजी के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली कितना रिटर्न मिलना चाहिए, नॉर्मली जो सबसे अच्छा रिटर्न माना जाता है कि इतना पैसा जो बैंक हमको इंटरेस्ट के तौर पे एफडी में देती है उससे ज्यादा हमको रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो एक पैरामीटर, एक बेस होता है जिससे हम बोल सकते हैं कि हमने बिजनेस के ऊपर कितना अर्न करा है, ठीक है। मान लीजिए 5.5%, इस समय तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, 5.5% रिटर्न मिल रहा है। मतलब मैं बैंक में अगर पैसा देता रखता और मैं बिजनेस नहीं करता तो मुझे क्या होता, 5.5% मिलता। तो ये हो गया हमारा बेस। अब 5.5% से ऊपर जो भी रिटर्न आएगा उस रिटर्न को हम अच्छा रिटर्न मानते हैं। अब ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी दो आ जाएंगी, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स into 100 divided by total assets। हाँ, तो नेट प्रॉफिट मैंने बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करोगे खर्चे तो आपका क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ गया इनटू 100 अपॉन असेट्स। असेट्स मतलब मेरे पास टोटल असेट्स कितने हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो ये मेरे क्या होंगे बच्चों, ये मेरे होंगे असेट्स। अब नेट कैपिटल, ठीक है। अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे मेरा क्या निकल आएगा कि मैंने कितना नेट प्रॉफिट
रिटर्न लिया है। फिर आपके आते हैं टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली पूछा जाता है सेल्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आपका स्टॉक कितनी देर में फैक्ट्री में बनता है और कितनी जल्दी वो सेल होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर। ठीक है, इसको एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी बोला जाता है। अब स्टॉक टर्न, ये पूछा जाता है स्टॉक टर्नओवर, stock turnover ratio. Now what is stock turnover ratio? Is equal to cost of good sold average stock or inventory. Average stock इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का भी मतलब स्टॉक ही होता है। इन्वेंट्री अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो वो स्टॉक ही होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। जब मैं 2 से उसको भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा? एवरेज स्टॉक निकल आएगा। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एवरेज स्टॉक निकल आया। ठीक है, एवरेज, हाँ, अब आता है एवरेज कलेक्शन रेशियो। एवरेज कलेक्शन रेशियो, एवरेज कलेक्शन रेशियो याद है ना? हमने अकाउंट्स में क्या किया था? हमने अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स बनाए थे। ठीक है, बैड डेब्ट्स मतलब हमने क्रेडिट पे सेल की है, क्रेडिट पे सेल करने के कारण वो पैसा हो सकता है डूब जाए, तो हमने इसका क्या करा? हमने इसका रिजर्व बना के रखा है। तो एवरेज डेटर, एवरेज डेटर या रिसीवेबल्स हम कह सकते हैं इसको, जो हमको अमाउंट रिसीव होना है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स। बहुत सिंपल है। डेटर्स मतलब जिनको हमने उधारी पे सामान बेचा है, जिससे हमें क्या होना है? रिसीवेबल, रिसीव होना है अमाउंट, इनटू 100 करेंगे और ये जितने की उधारी का सामान है, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल, उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। अब आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो। नाउ लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। ठीक है, ये अक्सर फाइनेंस में पूछा जाता है या इसमें अक्सर बात होती है। ठीक है, वो बिजनेस जिसके पास लिक्विडिटी, तरलता ज्यादा होती है, ठीक है, वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस माना जाता है। जैसे मेरे पास मान लो मेरा मकान जो है वो मान लीजिए 1 CR का है। ठीक है, राइट, पर मेरे पास बैंक में कितने पड़े हुए हैं? 10,000 रुपए। तो ये क्या होगा? पुअर लिक्विडिटी रेशियो, पुअर लिक्विडिटी मानी जाएगी।
इसके अपोजिट मेरा घर 25 लाख का है और मेरे पास बैंक बैलेंस जो है वो 1 CR का है, तो इसको क्या मानेंगे हम? इसको हम मानेंगे एक्सीलेंट लिक्विडिटी। एक्सीलेंट लिक्विडिटी मानेंगे इसको हम ना। तरलता, अब तरलता महत्वपूर्ण क्यों है? तरलता महत्वपूर्ण इसलिए है कि मार्केट में, बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई, आपको गोल्ड परचेज करना है, ठीक है, अब तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, 10,000 रुपए में तो गोल्ड आएगा नहीं, मान लीजिए, ठीक है, आप कहीं और आपके पास घर 1 CR है तो घर बेच के आप गोल्ड खरीदोगे नहीं। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ घर 25 लाख का था और 1 CR आपके पास कैश बैंक में पड़ा हुआ था, तो आप इजीली क्या करोगे, गोल्ड खरीद लोगे। जब गोल्ड के प्राइसेस राइज हो रहे थे तो बहुत लोगों ने क्या करा, जिनके पास तरलता थी, लिक्विडिटी थी, तो उन्होंने क्या करा, गोल्ड परचेज कर लिया। आप लोग देख रहे हो ना, 40,000 से अभी 1,50,000 क्रॉस कर चुका है, तो ये तरलता, ये लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस होता है। अब इसमें आता है करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट assets upon current liabilities। अब करंट एसेट्स मेरे कौन कौन से होंगे? जैसे डेटर्स हो गए, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, बैड डेब्ट्स हो गई, पूरे प्रोविजन हो गए, जो शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट कर जा सके। ठीक है, डेटर्स मतलब हमने उनको सामान बेचा हुआ है, हमको जरूरत पड़ रही है तो हम उनको कॉल लगाएंगे कि आप हमारे सामान का पैसा दे दीजिए, तो डेटर्स हो गए। बिल रिसीवेबल, किसी को हम सामान बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ बिल बेचते हैं, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, ये हम, ये चीजें क्या होती है, ये होती है करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेएबल। अच्छा, इसमें एक और आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो है, मान लीजिए मैंने अगले साल के एक्सपेंस इसी साल पे कर रखे हैं, तो वो क्या होंगे, मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, टैक्सेस, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो ये हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज क्या हुआ कि जो मेरे असेट्स शॉर्ट टर्म में मुझे रिसीव हो सकते हैं वो मेरे करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज क्या है, जो दायित्व मुझे हाल के कुछ महीनों में या साल में उसको चुकाना है, वो मेरे करंट लायबिलिटी हो जाएगी। लिक्विड रेशियो, लिक्विड और लिक्विड रेशियो क्या होते हैं? लिक्विड लिक्विड रेशियो वो रेशियोज होते हैं जो बिल्कुल, मतलब मैं तुरंत जाके उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकता हूँ एसेट्स में, which can easily be converted into cash with a short period of loss of in that the bank are the most liquid asset। अब जो बैंक है, बैंक में रखा हुआ पैसा जो है, ठीक है, बैंक को मोस्ट लिक्विड माना जाता है
मोस्ट लिक्विड, ठीक है, वो हो गया मेरा लिक्विड एसेट्स अपॉन, अब हम लिक्विड रेशियो क्या है, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। बैंक है, बैंक आपको क्या कर सकता है, तुरंत पैसा दे सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब भी जॉब करोगे या लोग जो जॉब कर रहे हो वो अपनी बैंकिंग बहुत अच्छी रखें, जब भी लोन लें लोन को तुरंत चुकाएं। उससे फायदा ये होगा कि जब आपको फर्दर अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो बैंक आपको लोन दे सकता है, ठीक है, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। अब firm is expected to maintain a level of stock. Prepaid expenses are most considered because they are used up in operation rather than converted into cash. Prepaid expenses, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो गए, जैसे मैंने एक्सपेंसेस को पहले भर दिया था, ठीक है, वो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी मैं लिक्विड एक्सपेंसेस में लूंगा, ठीक है। Stock is not considered liquid asset because it cannot be converted into cash immediately with loss of value। अब जो हमारे स्टॉक होते हैं, ठीक है, हमारे स्टॉक को हम लिक्विड एसेट नहीं मानते, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर हमने एसेट को सेल कर दिया तो क्या होगा, हमको वो रेट नहीं मिल पाएगा मार्केट में और हमको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रेशियोज क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रेशियो होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो होते हैं, टर्नओवर रेशियो होते हैं, और आपके लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में हमको क्या लगाया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, है ना। टर्नओवर में सेल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसमें कौन कौन सा होता है, ग्रॉस होता है, ग्रॉस के होता है, और नेट कैपिटल रेशियो होता है। लिक्विडिटी में लिक्विडिटी में होता है, लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता। लिक्विडिटी में हमने अभी देखा था, प्रॉफिटेबिलिटी के बाद है टर्नओवर लिक्विडिटी मतलब करंट रेशियो, ठीक है, और लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 और करीब 10 से 15, 10 to 15 ही रेशियोज हैं। बहुत स्कोरिंग है। थर्ड यूनिट सिर्फ 15 रेशियोज रहते हैं। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो थर्ड यूनिट को बहुत अच्छे से कर ले, सिर्फ 15 रेशियोज ही होते हैं। 15 रेशियोज में आप इजीली मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग विथ मी, हैव अ नाइस डे।